हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग एक नए सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं जो कि दिसंबर 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोगों के लिए 2026 के अंदर जो आपके जनवरी में या फिर आप लोगों के जून के अंदर एग्जाम होने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट का नेम हमारे सामने एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है जो कि बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटीए किसी भी आपके कोर्स कोड में ये आता है सब्जेक्ट, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे या फिर मेल भी कर सकते हैं या फिर फेसबुक या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आप हमें व्हाट्सएप करके भी इसकी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, दोनों ही अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है 8178359562 पर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सॉल्व क्वेश्चन बैंक है जो कि सॉल्व है, जो कि आपके एग्जाम में दिखाई देंगे ही देंगे। तो इससे पहले जो है मैंने इसका ऑलरेडी वन शॉट करवाया हुआ है, पूरी बुक का सिलेबस करवाया हुआ है। साथ ही साथ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गेस्ट पेपर के नाम से, यानी कि वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब जिस बच्चे ने वन शॉट कर लिया, गेस्ट पेपर भी पढ़ लिया और ये क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, तो समझ लेना आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको रीजनेबल से प्राइस पे मिल जाता है। अगर आप 7 8 या 4 5 लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और जैसे कि मैंने आप लोगों की डेट शीट चेक करी तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो अब जल्दी बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का शायद इसका एग्ज़ाम 3 यानी 3 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसका कोर्स कोड है BCUS 185। ठीक है? तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पहले वीडियो बना देती हूँ। वैसे तो मैंने बीकॉम एफ वाले बच्चों के लिए बनाई थी, बट स्टिल इसका पेपर पहले है। तो उसके बाद हम लोग कंपनी लॉ पे भी आ जाएँगे, क्योंकि उसका पेपर उसके बाद है 5 तारीख को। 11 तारीख को आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का है। इस तरीके से करिकुलम चल रहा है और साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर 8 तारीख को है। ठीक है? तो इस तरीके से हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या है? तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस वेंचर टू अर्न प्रॉफिट बाय टेकिंग रिस्क एंड यूजिंग क्रिएटिविटी। देखो, अभी आपको कान में लीड लगा लो या ईयरपॉड्स कुछ भी लगा लो और इसको ध्यान से सुनो। जो मैं एग्जांपल दूंगी, जिन बच्चों ने इसका हार्ड कॉपी खरीद रखा है या प्रिंट आउट निकाल रखा है, पेंसिल पेन लेकर बैठे। जो मैं एग्जांपल बोलती जाऊंगी वो आपको साथ में नोट करने हैं, और जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले जब रिवीजन करोगे तो एग्जाम्पल आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जितनी बार वीडियो देख सकते हो उतनी बार वीडियो देख लेना, क्योंकि माइंड में एग्जांपल भी सेट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी। तो एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर उसको मैनेज करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न होता है। और रिस्क तो लेना ही पड़ता है और क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं कि अगर आज हम अपनी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं लगाते, रिस्क भी नहीं लेते, तो क्या हम बिजनेस कर पाते हैं? हम नहीं कर पाते। हमें कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुर्तीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हमें उसके हर एक कुर्ती के साइज़ेज़, कलर ठीक है, लेने पड़ते हैं। तो वो ऐसा नहीं है एक दिन में सब सेल आउट हो जाएगा, टाइम लगेगा। 6 मंथ तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें लेके चलनी होती है, वो भी एक रिस्क का ही पार्ट है। और क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है। ऑफ़र्स हमने दे दिए या फिर हमने बहुत अच्छा कलेक्शन रखा या फिर हम उसको किस तरीके से उसकी वीडियोज़ बना रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो ये सब करेंगे तो ही हम लोग अपने बिज़नेस को चला पाएँगे। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन पर्पस, ओनरशिप, इनोवेशन एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। कोई भी पर्सन है जो कि बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको उसका पर्पस पता होना चाहिए, किस हिसाब से कर रहा है। वो पैसा कमाना चाहता है या फ़ेम लेना चाहता है या ओनरशिप, इनोवेशन उसको करनी पड़ती है। तो फर्स्ट पार्ट आ जाता है इसका, स्मॉल बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आता है दिस टाइप इन्वॉल्व स्मॉल स्केल बिजनेस। ये बहुत छोटे लेवल के बिजनेसेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है? तो उसके बाद आता है यूजुअली फोकस ऑन लोकल मार्केट। ये ना लोकल मार्केट पे फोकस करते हैं, जो कि स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं और ये गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं और लिमिटेड एरिया में काम करते हैं। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल से समझो। जैसे कि आपके आसपास, आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास लोकल शॉप्स होती हैं, कोई बेकरी की। ये 1 मिनट बैक हो गया, मैं ज़रा इसको, ये रहा। ठीक है? तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है तो उसमें मैंने ये डाला हुआ था, तो इस वज़ह से। ठीक है? तो देखो,
यहाँ थी मैं, हाँ, तो जैसे कोई बेकरी की शॉप है, ब्यूटी सैलून्स है, टेलर की शॉप है, ये छोटे-छोटे एरियाज़ में आपको छोटी-छोटी दुकानें दिखाई देती हैं, ठीक है? द मेन एम इज़ टू अर्न अ स्टेबल इनकम। ये लोग एक स्टेबल इनकम लेना चाहते हैं फॉर फैमिली लाइवलीहुड रेदर देन लार्ज स्केल एक्सपेंशन। इनका कोई मकसद लार्ज स्केल पे एक्सपेंशन करना नहीं है, अपनी फैमिली का खर्चा उठाना है और अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी को जीना है। दे यूजुअली इन्वेस्ट देयर ओन मनी, ये अपनी मनी खुद लगाते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ जो हैं उसमें हायर कर लिए जाते हैं। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व सेटिंग अप मैनेजिंग बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही क्लियर है, ये लार्ज है, बड़े लेवल का है, उसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस चाहिए होती है। जैसे कि आपने एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लो, टाटा ग्रुप को देख लो, कितने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सच एंटरप्रेन्योर यूजुअली हैव एक्सेस टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं बहुत ही जो होते हैं हाई लेवल के होते हैं। स्किल मैनेजमेंट चाहिए होता है, उनका मकसद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, बिज़नेस को ग्रोथ में लेकर आना है, ठीक है? और इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। ये एक नॉर्मल से 4-5 किलोमीटर के दायरे में काम नहीं करते, ये वर्ल्ड वाइड काम करना चाहते हैं, ग्लोबली ये काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। देखो इनोवेटिव, नाम से ही समझ आ रहा है इनोवेटिव। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आर क्रिएटिव थिंकर, ये बहुत क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं, नए-नए प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं मार्केट में, कोई नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, टेक्नोलॉजी मेथड मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, सॉरी। एग्ज़ाम्पल में इंक्लूड करती हूँ तो स्टीव जॉब जैसे एप्पल है, ठीक है? टेस्ला है, ये सारी चीज़ें हैं। एप्पल का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। द इनोवेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंज्यूमर लाइफ़स्टाइल। देखो मैं एप्पल का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, अभी सबसे ज़्यादा आईफ़ोन 17 बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है, ठीक है? फ़ेमस क्या मतलब हर किसी का चाह है कि मैं आईफ़ोन 17 लूँ या 17 प्रो मैक्स लूँ, तो इस तरीके से ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो भई हम आजकल अपने ट्रेंड को ज़्यादा ही फ़ॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आजकल हम स्टोरीज़ देखते हैं कि हाँ, उस इन्फ्लुएंसर ने ये लिया तो हमारे पास भी होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बट ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और थोड़े टाइम बाद आ जाते हैं, चेंज होके मॉडल चेंज होके आ जाते हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनोवेटिव उन्होंने कुछ ऐसा करा तो कि वो आज ट्रेंड में फ़ॉलो अप हो रहा है और हर हर जिसके पास एंड्रॉयड है, काफ़ी सारे लोग, ऐसा नहीं है हर किसी की मैं बात करूँ, किसी को आईफ़ोन नहीं भी पसंद, बट मोस्टली लोगों को रहता है कि हमारे पास आईफ़ोन हो, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योरशिप में आता है कि जो हमारे इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कॉपी और अडॉप्ट सक्सेसफुल आइडियाज़, ये लोग ना कॉपी करते हैं और अडॉप्ट करते हैं कुछ सक्सेसफुल आइडियाज़ वगैरह, टेक्निक वगैरह फ्रॉम अदर। ये बाकियों से आइडिया चुराते हैं, टेक्निक्स लेते हैं ताकि वो अपनी रिलीजन में या फिर कंट्री में उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन फूड डिलीवरी जैसे कि स्विगी और ज़ोमैटो आफ्टर सीइंग ग्लोबल ऐप्स सच एज़ उबर ईट्स हो गया। These types help spread successful business model to new areas and boost economic development। जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट है वो किस तरीके से बूस्ट होगी, इसीलिए हो तभी होएगी ना कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पे काम करें। जैसे कि यहाँ स्विगी जोमेटो का दिया हुआ है, पहले कहाँ हम लोग घर का खाना खाया करते थे, मतलब अगर हम पिछले पास्ट ईयर्स में जाएं तो हम कहाँ घर का खाना खाया करते थे। इनफैक्ट मैं अगर एक केक का एग्जांपल भी लूँ तो आप देख सकते हो कि केक में भी ये होता था कि किसी का बर्थडे भी होता था तो भी हम केक वगैरह नहीं काटते थे, घर में हलवा बना लिया, ऐसे कर लिया। बहुत साल पहले की बात करूँ तो फिर केक का ट्रेंड आया, फिर साल में 1 बार केक आता था बर्थडे पे। लेकिन अब तो सिर्फ़ मौका चाहिए होता है, जैसे कि लेट्स सपोज़ कि मदर्स डे है तो आ गया, फादर्स डे है तो केक आ गया, ठीक है? या टीचर्स डे है तब केक आ गया, ठीक है? कोई एनिवर्सरी है तो केक आ गया। तो ये सारे रीज़न्स बन चुके हैं जिस हिसाब से ये आज मार्केट जो है वो सर्वाइव कर रही है और लंबे समय तक चल रही है। कुछ भी ऑर्डर करना है तो हम घर बैठे-बैठे पिज़्ज़ा, बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं और स्विगी, ज़ोमैटो का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो उसके मॉडल्स भी काफ़ी सारे लोगों ने चुराए और कई सारे एप्लीकेशन बनते ही जा रहे हैं आगे और ज़्यादा जो है आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूँ तो सोशल एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन सॉल्विंग सोशल मतलब समाज की जो सोसाइटी की कल्चर है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ये लोग प्रॉफिट को ना लेके समाज की सेवा करने में या उन पे ज़्यादा फोकस डालते हैं जैसे कि एनजीओज़ वगैरह हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना? ये सब स्टार्टअप पे ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेक्नोप्रेन्योरशिप। तो टेक्नोप्रेन्योर्स आर द एंटरप्रेन्योर्स हू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल करते हैं, इनोवेशन को लेकर आते हैं। आजकल आप देख सकते हो एआई का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इंक्लूड मार्क
ज़ुकरबर्ग फेसबुक हो गया, ठीक है? गूगल है, एआई है, चैट जीपीटी है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और इस पे काम भी हो रहा है। कुछ भी सर्च करना है, चैट जीपीटी खोलेंगे, फटाफट डालेंगे और वो बन के आ जाता है, क्वेश्चन बन के आंसर की फॉर्म में दे देता है। तो वो क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न हो गई है कि हमें रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट मिलता ही जा रहा है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो चुके हैं कि कुछ चाहिए सामान, खाने का चाहिए तो घर आ जाएगा। हमें कोई सामान ऑर्डर करना है, कोई गिफ्ट मँगाना है किसी के लिए तो वो भी घर पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंक्लूड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डेयरी फार्म्स है, एग्री टेक स्टार्टअप्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि बेसिकली हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट को या फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द entrepreneurial activity within an existing organization. Employees are encouraged to innovate, create new products. यानी कि ये क्या करते हैं हमारे को इनोवेट करते हैं। Employees are encourage होता है, एम्प्लॉय जो है वो इनकरेज हो रहा है इनोवेट के लिए, नए नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने। फॉर एग्जाम्पल गूगल अलाउ एम्प्लॉय टू स्पेंड टाइम डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट लाइक जीमेल। इट हेल्प कंपनीज स्टे इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड अडेप्टेबल। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी से रिलेटेड है, ये हमारी जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ये काम कर पाता है। और जैसे कि गूगल भी अलाउ कर रहा है एम्प्लॉय को कि आप अपना टाइम को स्पेंड करो ताकि आप न्यू न्यू प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाओ, जैसे कि जीमेल वगैरह। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है आज के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि जो घर के जेंट्स हैं वही काम कर रहे हैं, वुमेन भी एक बिजनेस चला रही है। वुमेन का भी इंटरेस्ट है बिजनेस करने में या फिर वो चीज़ों को मैनेज करती है, यानी कि वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि फैशन, एजुकेशन, ब्यूटी, फूड, टेक्नोलॉजी, हर एक इंडस्ट्री में आ चुकी हैं वुमेन। बट स्टिल इन पे ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया, एग्जांपल इंक्लूड किरण मज़ुमदार शोज़, बिटकॉइन एंड इस तरीके से नायका का जो दे रखा है वो फाल्गुनी नेयार दे रखा है। तो इस तरीके से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के नाम दे रखे हैं जो कि वुमेन है एज़ बिज़नेस वो काम कर रही हैं। जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, दे टाइप इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिविजुअल्स और फर्म जॉइनिंग हैंड टू स्टार्ट अ बिज़नेस टुगेदर। 2 या 2 से ज़्यादा जब इंडिविजुअल जब हाथ मिलाते हैं, जॉइन करते हैं तो कहते हैं कि हम बिज़नेस मिलके चलाएँगे, तो उसे हम जॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडियन मारुति एंड जापान सुजुकी, सॉरी। तो इस प्रकार से इन्होंने हाथ मिलाया और अपनी एक जॉइंट वेंचर को स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाला मैंने अभी आपको ऑलरेडी ऊपर करवा दिया था, तो वही आप बना करके इसको लिख सकते हो। इसके कुछ फीचर्स हैं, टेक्नोप्रेन्योर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर है, आप बना के लिख सकते हो। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव है, रिस्क टेकर होते हैं, नॉलेज बेस्ड होता है, चैलेंज ओरिएंटेड, ये डेफिनेशन में पढ़ाया था, वो आप बना के आराम से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्या है? नाम से क्लियर है, कैश को मैनेज करना, पैसे को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, मैनेज करना यूजिंग कैश एफिशिएंटली इन अ बिज़नेस। बिज़नेस में सही तरीके से पैसा लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें और कहीं भी पैसा लगा दें। हमें यही नहीं पता कि ये शॉर्ट टर्म में काम करेगा कि लॉन्ग टर्म में काम करेगा। कैश मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है हमारे कैश फ्लोज़ को इनटू अ आउट ऑफ द फर्म। कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म, यानी कि कैश मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, हम कैश को मैनेज करते क्यों हैं, ताकि जो हमारी लिक्विडिटी है वो इंश्योर हो सके और डे टू डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज हो सके और जो हमारा ऑप्टिमल कैश बैलेंस है वो भी मेंटेन रहे, ना तो ज़्यादा हाई हो ना तो ज़्यादा लो हो। रिड्यूस आइडल कैश को हमें रिड्यूस करना है और फंड को बहुत सही तरीके से सही जगह पे लगाना है। टाइमली पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन को इंश्योर करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि अगर हम कैश को मैनेज करते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं और हमें प्रॉफिट भी कमाना आ जाता है और प्रॉफिट को भी बढ़ा पाते हैं। गलत जगह में पैसे नहीं लगाने और हमें इन्वेस्टिंग करनी है सही टाइम पर और सही जगह पर। कैश मैनेजमेंट के कुछ फीचर हैं, जैसे कि कैश फ्लो का प्लानिंग करना, कैश बैलेंस को मेंटेन करना, कैश बजट को प्रिपेयर करना कि हमारे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, खर्चे क्या हैं, रेवेन्यू क्या है, उसके हिसाब से कैश का बजट बनाना। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। तो देखो भाई, इसमें आता है क्विक कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल होता है, सिस्टमैटिक पेमेंट करनी होती है लायबिलिटी की ताकि हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव हो। सरप्लस कैश जो है वो भी हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश करना होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग फाइनेंस। आपको अपने फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना होता है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको किस तरीके से पैसे को मैनेज करना आना चाहिए। तो फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पहले प्लानिंग बिठाना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना एंड मॉनिटरिंग करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी आपके पैसों से रिलेटेड संसाधन है उसको सही टाइम पे सही जगह पे लगाना और कलेक्ट करना और मैनेज करना।
देखो भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है सबसे पहले फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, फिर प्लानिंग करना कि आप अपने फंड को किस तरीके से रेज़ करोगे और किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीज़न में आता है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न आए, यानी नए प्रोजेक्ट में लगाओगे, इक्विपमेंट्स पे लगाओगे, सिक्योरिटी पे लगाओगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपका दिमाग किस तरीके से वर्क करता है। अगर आज आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, जो पर्सन कल को बिज़नेस करेंगे उनको काफ़ी सारी नॉलेज पहले से ही होएगी और उनको पता होगा कि किस तरीके से वर्क करना है। फाइनेंसिंग डिसीज़न में आता है राइट मिक्स ऑफ इक्विटी को चूज़ करना, डेट और रिटेन अर्निंग टू फंड ऑपरेशन। कैश मैनेजमेंट वही इनफ्लो और आउटफ्लो को आपको सही तरीके से मैनेज करना है, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये नहीं पैसा जा रहा है और आ नहीं रहा। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको देखना पड़ता है, लिक्विडिटी रिस्क कितना है, क्रेडिट रिस्क कितना है, अगर आप कोई कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें कहीं ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, पैसे डूब तो नहीं जाएँगे। बजटिंग कंट्रोल में आता है कि आपको अपने बजट को कंट्रोल करना है। मैं आपको हिसाब से आपको इसलिए बोलती हूँ सो दैट आपको अपने पे लेके देखना है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, सो दैट अगर आप पैसा लगा रहे हो तो चीज़ें समझ में आएँ। ये नहीं कि मैं किताबी तरीके से आपको पढ़ाऊँ, मैं ऐसे तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आपको बजट को कंट्रोल करना है तो आप सोचोगे ना कि किस तरीके से होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस। मैनेजिंग यानी फाइनेंस को मैनेज करने के इंपॉर्टेंस वही सारे हैं। इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ग्रोथ और एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, स्टेबिलिटी भी मेंटेन होती है, रेपुटेशन भी इनहांस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम क्या होता है? इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एचआरएम बोले तो एक इसकी बुक भी है एचआरएम की, जो मैंने पूरी बुक करवा भी रखी है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वन शॉट देख लेना, और नहीं तो गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस कराए हैं वो भी पढ़ सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमें बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। अगर हम लार्ज स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक अकेला व्यक्ति कभी भी बिज़नेस नहीं चला सकता, या कंपनी नहीं चला सकता, या ट्रेडिंग कंपनी नहीं चला सकता। उसको उसके लिए क्या होता है, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स मतलब ह्यूमन, यानी इंसान चाहिए अपनी कंपनी के अंदर, या तो वो मशीनरी पे काम करे, और अगर मशीन लगाने के ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो फिर ह्यूमन को, लेबर को हायर करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना भी देखना पड़ता है कि हमें अपनी कंपनी में या बिज़नेस के अंदर कितने लोगों की ज़रूरत है। रिक्रूटिंग मतलब बुलाना है, डेवलपिंग करनी है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉयी को सो दैट वो एम्प्लॉयी हमारे कंपनी के अंदर टिका रहे, कहीं जाए नहीं। अगर हम उस पे ज़्यादा दबाव बनाएँगे तो वो भाग जाएगा, ठीक है? तो डेफिनिशन आप पढ़ सकते हो। और आता है कि एचआरएम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको समझ लेने हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हमें सही टाइम पे सही पर्सन को बुलाना है। ऐसा नहीं हमें अकाउंटेंट चाहिए तो हमने 8वीं पास बुला लिया तो वो चीज़ नहीं चलेगी। एम्प्लॉयी डेवलपमेंट में आता है कि हमें अपने एम्प्लॉयी को ट्रेन भी करना है टाइमली। अगर वो नया-नया आया है, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। अगर हमारे कंपनी का, बिज़नेस का कोई नया एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उसको बतानी पड़ेगी। करियर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी देनी पड़ेगी, मोटिवेट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम उसको डिमोटिवेट करते हैं, तेरे बस की नहीं है, फिर तो वो भाग ही जाना है। ठीक है? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशन को भी बेटर करना है, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयी पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल में लाना है, और मोरल एंड रिड्यूस टर्नओवर, ठीक है? यानी कि एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, कंप्लायंस विद लॉ टू एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है फेयर ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको बोले कि भाई तू काला है, या तू जो है वो, मतलब इस तरीके से हम उसे डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। एचआरएम के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि पोस्ट डीसी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से काम करता है ये। वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो जो ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दैट स्ट्रैटेजी टू अचीव देम, एंड द मार्केट इन व्हिच ऑपरेट, एंड द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। बिजनेस प्लान जो होता है वो एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओरल नहीं होता, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बिजनेस के उद्देश्य होते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है, उद्देश्य होता है कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है, किस तरीके से काम होगा, इस तरीके से। और यहाँ पे सिंपल डेफिनिशन लिखी है, बाकी आपको जो याद हो आप लिख सकते हो। बिजनेस प्लान के कुछ उद्देश्य हैं, सबसे पहला तो डायरेक्शन दिखा देता है। आपने पहले ही बिजनेस प्लान बना लिया तो वो आपको एक रास्ता दिखा देगा, ठीक है? इन्वेस्टर भी इससे अट्रैक्ट होते हैं, और फाइनेंशियल नीड्स भी ये फ़ोरकास्ट कर लेता है, पहले से पकड़ लेता है कि हमारा जो फाइनेंस है का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आने वाला है। रिस्क भी मैनेज कर लेता है क्योंकि हमने पहले ही सारी चीज़ों की प्लानिंग कर ली है, चार्ट बना लिया है। परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट करता है, और कम्युनिकेट विज़न भी होता है, यानी कि गोल क्लियरली एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉइज़ को, स्टेक होल्डर को दिखाई देने लगते हैं, ठीक है? फीचर्स क्या हैं? गुड बिज़नेस प्लान किस तरीके से होता है? बिल्कुल क्लैरिटी होती है, सिंपल, क्लियर और ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है। प्लान हमें इसी हिसाब से बनाना चाहिए, बहुत सिंपल हो, क्लियर हो और ईज़ी हो। रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि जितने भी प्रोजेक्शन है शुड बी प्रैक्टिकल होना चाहिए। कोई नहीं, सपनों की दुनिया में नहीं चल सकते हम लोग, वो वाली बात यहाँ नहीं होती, वरना हम फेल हो जाएँगे। सेल, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस पे बात होती है। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, एचआर,
हर एक लेवल को ये कवर करे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? कुछ चेंज करना चाहें तो हम कर सकें, ये नहीं कि बिल्कुल ही फिक्स्ड हो गया है और उसी पे काम करना है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि आपका जो गुड बिज़नेस प्लान है वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको अपने स्पेसिफिक गोल को मेज़र करना आना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए क्या गोल है। फैक्चुअल डेटा आपके सामने होना चाहिए, उसके बेस पे ही आप एक्यूरेट मार्केट को रिसर्च करोगे और असम्पशन लगा के काम करोगे। फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लगानी है ताकि हम लॉन्ग समय में लंबे समय तक बने रहें और अपने काम को करते रहें। नेक्स्ट आता है मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की जो थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को सोचने में, एक्ट में या कुछ नई चीज़ क्रिएट करने में, ग्रो करने में मदद करते हैं। तभी हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ताकि कल को अगर हम बिज़नेस करें या फिर हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के वर्क में काम कर पाएँगे और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएँ। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए। प्रपोज़ बाय यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके अंदर बताया गया है, ये प्रपोज़ किया गया था रिचर्ड कैंटिलन के द्वारा, ठीक है? एंड जीन सेस के द्वारा। फ़ोकस करता है इकोनॉमिक रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी रिस्क को लेना और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज़ करना। है ना? तो की आइडिया आप पढ़ सकते हो, इसमें मेन मकसद इनका है कि भई डिज़ायर फॉर प्रॉफिट, ये तो हर किसी का रहता है, ठीक है? साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो इसमें आता है साइकोलॉजिकल ट्रेट्स लाइक मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नीड फॉर अचीवमेंट। तो ये ना हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अराइज़ करता है, जगाता है, मोटिवेशन जगाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता है, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे, हम नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ मैं, तो इसमें आता है सोसाइटी कल्चर, नॉर्म एंड वैल्यूज़ पे बात करता है। इसका की आइडिया ही यही है, ठीक है? नेक्स्ट आता है इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें आता है इनोवेटर एंड चेंज एजेंट इन द इकोनॉमी, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं आर इनोवेटर हु ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, नए मेथड्स को लेकर आते हैं, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई लेकर आते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, इसके अंदर आता है बेसिकली सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर रिसोर्स एफिशिएंटली टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में तो इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी में आता है कि व्हेन अ पर्सन रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी एंड एक्ट अपॉन इट, यानी कि हमें जो ये इस तरीके के थ्योरी है जिसके अंदर हम पहचानते हैं और एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी दैट अदर ओवरलुक, ठीक है? यानी कि नॉट नेसेसरी रिस्क टेकर बट अपॉर्चुनिटी सीकर्स, राइट? बिहेवियरल थ्योरी में आता है आपकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन डिटरमाइन सक्सेस मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि रूलर की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन ऑफ entrepreneurship refers to the different aspect or component that define and influence the entrepreneurial process, and they explain how entrepreneurship operate in the term of innovation, risk taking, creativity की risk को लेना, innovation करना, social impact, कुछ नई नई चीज़ें सोचेंगे, रिस्क लेंगे तभी तो हमारी बात बनेगी ना। वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में आता है एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस इन रूरल एरियाज, जो हमारे गाँव का एरिया है उसमें कुछ नया एस्टैब्लिश करना और बिजनेस को मैनेज करना ही रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। जैसे कि सेमी अर्बन के एरियाज हो गए या फिर गाँव हो गया, जो कि पूरे तरीके से गाँव नहीं है, सेमी अर्बन एरियाज हैं, ठीक है? लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल लेबर हो गया, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है गाँव के अंदर, हैंडीक्राफ्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों पे काम होता है, एग्रीकल्चर पे काम होता है, क्योंकि गाँव में तो यही सब चीज़ें अवेलेबल होती है तो इसी पे काम होता है। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं है हर कोई नौकरी कर रहा है, अपने बिज़नेस भी इसी प्रकार के लोग चला रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आता है फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आता है। कॉटेज हैंडीक्राफ्ट एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आर्ट, क्राफ्ट, हैंडमेड के जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आते हैं। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आता है सेलिंग लोकली मेड गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है। सर्विस में आता है आपके रिपेयर है, कोई ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है गाँव के अंदर, वो सब आता है। एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंस क्या है? जिसमें माइग्रेशन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम मूविंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब, यानी कि लोग जो हैं वो नौकरी ढूँढने के पर्पज़ से शहरों में भाग जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इससे, लोकल रिसोर्स यूटिलाइज़ होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर बिज़नेस हो रहा है, चाहे छोटे लेवल पे हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो रहा है, चाहे डेयरी फार्मिंग है, बट कहीं न कहीं तो हो रहा है ना, और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। खाली बैठने से तो अच्छा है कि हम कुछ ना कुछ कर लें। बैलेंस ग्रोथ भी प्रमोट होता है, इनोवेशन भी इनकरेज होता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसीज़, टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसीज़। कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू द नॉलेज, ये एक नॉलेज होती है, स्किल होती है, एबिलिटी होती है, पर्सनल
एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। अगर ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति में होती हैं तो अच्छी तरीके से अपने जॉब को परफॉर्म कर पाता है और अच्छे तरीके से काम को कर पाता है। ठीक है? कॉम्पिटेंसीज़ के एंटरप्रेन्योर्स कॉम्पिटेंसीज़ जो स्पेशल फोकस होता है जैसे इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, गोल ओरिएंटेड, वही सारे पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हो। जो सेम-सेम है मैं खुद ही स्किप कर रही हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड है। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी एंड सोर्स ऑफ जनरेटिंग आइडिया, स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ न्यू डेवलपमेंट क्या होता है? A business opportunity refers to a favorable set of circumstances that allow an entrepreneur to create, develop and grow a profitable business. यानी ये एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हम लोग कह सकते हैं जिसके अंदर वो सारे सर्कमस्टांसेस का सेट दिखाई देता है जिसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर को अलाउ किया जाता है ताकि वो अपनी नई-नई चीज़ों को क्रिएट करे, डेवलप करे और अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह उसको ग्रो कर पाए। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, सबसे पहला आता है प्रॉफिट पोटेंशियल। ये तो हर किसी का अगर कोई बिज़नेस करने बैठा है तो वो किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए कर रहा है। मार्केट डिमांड होता है, ठीक है? फेसिबिलिटी होती है, फाइनेंशियली अचीवेबल होना चाहिए, टाइमलाइननेस होना चाहिए यानी टाइमिंग मस्ट बी राइट, नॉट टू अर्ली और नॉट टू लेट। ज़्यादा लेट भी नहीं, जल्दी भी नहीं, टाइ ठीक-ठीक होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं, सबसे पहले हेल्प एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल वेंचर, रिस्क ऑफ बिजनेस फेलियर को रिड्यूस करता है, रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग को भी गाइड करता है और इनोवेशन को इनकरेज करता है। वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप बना के आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है फैक्टर इफेक्टिव लोकेशन डिसीजन की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि यहाँ पर है सोर्स ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस की बात करूँ तो बिजनेस प्रोसेस द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल एक्टिविटी और टास्क दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सर्विस और प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। यानी हमें इनपुट लगाने पड़ते हैं, कच्चा माल, लेबर, कैपिटल लगाएंगे तो ही सामान जो है वो बनेगा। फिर हमें इनपुट देना पड़ता है, फिर बन के तैयार हो जाता है, फिर वो कस्टमर तक चला जाता है, फिर कस्टमर उसका फीडबैक देता है और एट द एंड फिर क्या होता है, टूल, मशीन, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी यूज हो पाती है हमारे प्रोसेस के अंदर। फिर डे बाय डे वही काम दोबारा अगेन रिपीटली चलता रहता है। अगर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करें यानी कि पैसा आने के तरीके 2 होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आता है इक्विटी कैपिटल, जैसे फंड हमने रेज़ कर दिया बाय सेलिंग ओनरशिप शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है? यानी कि हमने फंड रेज़ कर दिया, ठीक है? रिटेन अर्निंग हो गया यानी कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है रीइन्वेस्टमेंट पे। डिबेंचर बॉन्ड है यानी बोरो फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स हो गया, लोन हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, ये सब ना लॉन्ग टर्म सोर्स है जहाँ से पैसा आता है, शेयर सेल, डिबेंचर से, यहाँ से। शॉर्ट टर्म में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है? ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड करने के लिए उधार ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन्स ले लिए, कमर्शियल पेपर हो गए, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैलेंजेस फेस बाय स्टार्टअप एंड मेजर टू सपोर्ट स्टार्टअप। अगर आपको इसको और गहराई में पढ़ना है तो आप जाके वन शॉट देखना, वो मैंने काफ़ी डिटेल में कराया और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है और उनको कम समय में पढ़ के जाना है और जल्दी-जल्दी अपने टॉपिक को कवर करना है। चैलेंजेस फेस बाय स्टार्टअप मेजर टू सपोर्ट स्टार्टअप। यानी कि जो हमारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं जब हम कुछ स्टार्टअप करते हैं, कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कौन-कौन से चैलेंजेस, कौन-कौन सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, डिफिकल्टी इन रेज़िंग कैपिटल, हमें कई बार दिक्कतें हो जाती हैं कि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है बट हम बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं, पर फिर हम अपने कैपिटल, अपनी पूँजी के हिसाब से ही उतना बिज़नेस कर पाते हैं। मार्केट में कॉम्पिटिशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम कुछ इनोवेटिव नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे और कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। स्किल मैन पावर चाहिए, पुअर बिज़नेस प्लानिंग हमारी काम नहीं करती है, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, जो आजकल हमारे पास पैसा नहीं है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गएँगे तो हार जाएँगे। ब्रांड बिल्डिंग हो गया, हाई रिस्क रहता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ऑल क्लियर? और इसमें आता है सपोर्ट स्टार्टअप के कुछ मेजर्स यानी फाइनेंशियल असिस्टेंट, जैसे बैंक लोन, वेंचर कैपिटल। अगर पैसा नहीं है तो हमने कहीं से ले लिया है और फिर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इनक्यूबेशन सेंटर्स जो खुले हुए हैं जैसे कि ऑफिस स्पेस मिल जाती है, टेक्निकल सपोर्ट हमें आजकल मिल जाता है, हर तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है या फिर और इंस्टीट्यूशंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें उस चीज़ को ग्रैब करना है और सही तरीके से काम करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी आजकल मिल रही है, जैसे वर्कशॉप है, कोर्सेज हैं। नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी आजकल हम देख रहे हैं, जैसे ट्रेड फेयर है, हम कहीं जाते हैं तो उसमें हमारे नेटवर्क्स बनते हैं, नेटवर्क की अपॉर्च्युनिटी हमें मिलती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रेड फेयर जो अभी प्रगति मैदान में लगा था, ठीक है? अभी वो 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है। जो जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स गए थे प्रगति मैदान में और मुझे प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है?
रिसर्च एंड इनोवेशन सपोर्ट है, असिस्टेंट इन आरडी है, पेटेंट्स है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये सब आ जाता है। मार्केट एसेस प्रमोशंस भी होती हैं जिसमें हमारे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हम ग्लोबल रीच तक पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि नीड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल के जो रिसोर्सेज हैं उसकी आवश्यकता क्यों है। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अगर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ एक्सपांड करना है, तो हमें पैसों से रिलेटेड संसाधन चाहिए, हमें कोई मशीनरी चाहिए, कोई एसेट चाहिए, रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए, फिर हमें सैलरी भी देनी है वर्कर को, दिहाड़ी भी देनी है, और भी खर्चे भी देखने हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करना है, रिस्क को भी मैनेज करना है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के नीड्स बताए गए हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि अनेबल सेटअप एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, की अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपैंड करना है, एसेट को खरीदना है, दिहाड़ी देनी है, वही सारे पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ एमएसएमई इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट इन कंट्री इन इंडिया। देखो एमएसएमई जो होता है बेसिकली वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, जो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे ये काम करता है और प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। बेसिकली दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को इनोवेट करने के लिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। की रोल्स क्या हैं इनकरेजिंग entrepreneurship, MSME serve as a platform for individual to start their own venture with lower investment and risk। अगर छोटे लेवल से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कम रिस्क लेना है, तो ये जो एमएसएमई है वो आपकी मदद कर देता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये एक तरीके का लॉन्च पैड है फॉर एंटरप्रेन्योर, ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल वे टू लर्न। आप प्रैक्टिकल तरीके से एक्सपेरिमेंट करके छोटे लेवल पे आप काम को सीख सकते हैं। जब आपको नॉलेज आ जाए, आपको रिस्क लेना आ जाए, तो आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, ये था। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया, चैलेंजेस ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। हमारे यहाँ पे जो फैमिली के जो बिजनेसेस हैं उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है दादा परदादा का बिजनेस चला आ रहा है, अगर उनका कोई भी बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ काम है, या फिर किसी भी तरीके का काम है, या फिर वो आगे चला आ रहा है, तो वो फैमिली बिजनेस में आ जाता है। फैमिली बिजनेस प्ले अ वाइटल रोल इन इंडिया इकोनॉमी, कंबाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप विद फैमिली वैल्यूज। की पॉइंट्स की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो की चैलेंजेस की अगर बात करूँ तो सक्सेशन प्लानिंग होती है। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, भाई-भाई की लड़ाई भी हो जाती है, भाई-भाई अलग भी हो जाते हैं। उसे लगता है कि वो ज़्यादा कमा रहा है, उसे लगता है वो ज़्यादा कमा रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन हो जाता है, रेसिस्टेंट टू हायरिंग नॉन फैमिली प्रोफेशनल कैन लिमिट ग्रोथ। डिसीजन मेकिंग बायस कर जाता है, यानी फैमिली टाइज में लीड्स टू इमोशनल डिसीजन रेदर देन रैशनल बिजनेस चॉइसेस। इमोशनल जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं। लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंसेस, सम फैमिली बिजनेस प्रेफर सेल्फ फंडिंग हो गया। एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, इनोवेशन चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हो गई, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्कैम्पर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये उनके लिए है जो कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये शॉर्ट नोट है। ठीक है, और जिनको सिर्फ पास होना है वो सिर्फ 15 क्वेश्चन तक ही पढ़े, 16 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ठीक है, लेकिन जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो 16 क्वेश्चन भी समझ लें। जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक क्रिएटिव टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, देती है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ जब मिल जाते हैं, उसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, ये उसको समझाया गया है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है प्रिपेयरिंग द मार्केट प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग को प्रिपेयर करने के लिए कुछ की स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करो, कस्टमर की नीड को पकड़ो, कंपटीशन कितना है, टारगेट मार्केट क्या है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन खरीदेगा, आज का यूथ खरीदेगा, सीनियर सिटीजन खरीदेगा, या फिर ये बच्चों के लिए है। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल टारगेट कैसे होगा, मार्केट शेयर क्या होगा। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी में आता है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, 4 पीस पे काम करना, बजट को प्रिपेयर करना, रिसोर्सेज पे काम करना, और परफॉर्मेंस को जो है इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट आ जाता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या होता है, डीपीआर क्या होती है, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होती है। नाम से ही क्लियर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि ये लंबी एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है हमारे प्रोजेक्ट की, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है,
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल मार्केटिंग रिस्क एनालिसिस क्या है। एग्जीक्यूटिव समरी में आता है कंसाइज ओवरव्यू और डीपीआर हाइलाइटिंग की पॉइंट्स। हम अपने पॉइंट्स को जो है की पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर देते हैं। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना हमें पैसा चाहिए, कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल कितना है, ये सारे हम करते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है बेसिकली, ये एक पीरियड टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू कैश, यानी कच्चे माल को हम कैश में जब कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू सेल्स की मदद के द्वारा, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं। पहले तो होता है कि कच्चा माल हमने खरीदा, फिर प्रोडक्शन किया, फिर इन्वेंट्री को स्टोर मतलब रख लिया, फिर कस्टमर को दे दिया और फिर पैसे इकट्ठे कर लिए। अगर आप ये पेपर में भूल जाओ तो बस इतना समझ लेना, जब सामान बनने से लेके आप तक पहुँचने तक क्या-क्या सफ़र होता है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्वॉट एनालिसिस। इसमें आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट्स आते हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ में आता है इंटरनल एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे वर्कफोर्स स्किल्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए। वीकनेस में आता है लैक ऑफ फंड, यानी पैसों की कमी का होना, और मार्केटिंग हमारी अगर वीक है तो वो वीकनेस होती है। अपॉर्च्युनिटी में आता है न्यू मार्केट, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, और थ्रेट्स में आता है एक्सटर्नल चैलेंजेस, जैसे कॉम्पिटिशन है उसको आप रोक नहीं पा रहे। आप किसी अगर आप मान लो कि आपने कोई बिज़नेस खोला, ठीक है? आपका अच्छा चल रहा है, तो आपके सामने 4 दुकानें और खुल गई, तो कॉम्पिटिशन है ना, यानी कि रेगुलेशन भी चैलेंज होता है। नेक्स्ट आता है एमएसएमईडीज़ एक्ट 2006, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ डेवलपमेंट एक्ट जो था वो 2006 के में आया था ये, और इसके की प्रोविज़न्स क्या हैं, वही जो मैंने आपको बताए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ये। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पेमेंट बाय बायर्स होता है, उसको प्रमोट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट आता है सिडबी। सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे को प्रोडक्शन में पैसे देने में और हमारे एमएसएमईज के डेवलपमेंट में मदद करता है। जैसे लोन प्रोवाइड कर देता है, वेंचर कैपिटल हो गया, रिलायंस सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ को लेके। प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, नोडल एजेंसी में भी वर्क करता है। तो ये था पूरा का पूरा आप लोगों का वन शॉट कंप्लीट। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट में करवाया है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी तो नहीं बोलूँगी मैं, बट मैंने हाँ, आपको जो जितना ज़रूरी था, जिन बच्चों को पास होने के लिए जितनी आवश्यकता थी वो मैंने करवाया है, और एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हैं। बट अगर आपको इसको डेप्थ में पढ़ना है तो उसका वन शॉट देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? और गेस्ट पेपर भी देख लेना एक बारी, ठीक है? तो इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप करके ले लेना। पहला पेपर ही आपका 3 तारीख को है इसका, तो मैंने सोचा कि आज कंप्लीट करा दूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो नेक्स्ट है वो आपकी कंपनी लॉ और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे वीडियो बना दी जाए, क्योंकि उनके पेपर इसके बाद ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।